घर में पति ब्रह्मचारी और बाहर सुबह के 5 बज रहे हैं। घर में शंख की आवाज गूंज रही है। आकाश सफेद कुर्ते पजामे में मंदिर के सामने आंखें बंद किए बैठा है। धूप बत्ती की खुशबू फैली हुई है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। हे ईश्वर, मुझे इस मोह माया और वासना से भरे संसार से दूर रखना। मेरे मन में कभी किसी स्त्री के प्रति विकार न आए। मुझे बस अपने चरणों में रखना प्रभु। आपने देखा सुरेश जी, आज के कलयुग में जहाँ लड़के क्लबों और नशों में डूबे रहते हैं, वहाँ मेरा बेटा ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। पिछले 6 महीनों से इसने अपनी पत्नी को छुआ तक नहीं। इसे कहते हैं असली संस्कार। अरे संस्कार तो ठीक है निर्मला, पर काव्या का क्या? वो जवान है, पढ़ी लिखी है। क्या एक स्त्री को पति का साथ और प्रेम पाने का हक नहीं है? ये कैसा धर्म है जो घर बसाकर भी घर उजाड़ने की बात करता है? आप क्या समझेंगे ब्रह्मचर्य की शक्ति? काव्या को तो गर्व होना चाहिए कि उसे ऐसा पति मिला है। उसे तो बस रसोई संभालनी चाहिए और आकाश की तपस्या में साथ देना चाहिए। जी माँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन शादी को 2 साल हो गए हैं। मोहल्ले वाले रिश्तेदार सबका एक ही सवाल रहता है कि खुशखबरी कब सुना रहे हो। हर बार वही ताना। अब आप ही बताइए, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? मीरा, भक्ति और संयम ही जीवन का आधार है। ये शरीर नश्वर है। मोह माया से ऊपर उठो। काव्या चाय की केतली चढ़ाई खिड़की से बाहर देख रही है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ बताते हैं कि वो रातों को सोती नहीं, रोती है। आकाश रसोई में प्रवेश करता है, लकड़ी की खड़ाऊ पहनकर। आकाश, क्या आज शाम को आप जल्दी आ सकते हैं? पास के मॉल में एक नई फिल्म लगी है। शादी के 2 साल हो गए, हम कभी साथ में बाहर नहीं गए। काव्या, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये फिल्में और बाहर घूमना मन को विचलित करने वाले तामसिक शौक है। मैं आज शाम के मंदिर के भंडारे में सेवा करने जा रहा हूँ। तुम अपनी बुद्धि को धर्म में लगाओ, इन तुच्छ विलासों में नहीं। पर आकाश, पति पत्नी का रिश्ता भी तो एक धर्म है ना? क्या आपको कभी मुझ पर प्यार नहीं आता? क्या मेरा कोई वजूद नहीं है इस घर में? मुझसे दूर रहो काव्या, मेरी साधना भंग मत करो। आज से मैं तय कर चुका हूँ कि मैं कमरे के अंदर नहीं बल्कि बाहर बरामदे में कठोर जमीन पर सोऊंगा। बिस्तर का आराम इंसान को आलसी और कामुक बनाता है। तुम जाओ और माला जपो। आकाश वहाँ से पैर पटकता हुआ निकल जाता है। वो उदास मन से वहीं फर्श पर बैठ जाती है। रीना ये सारी बातचीत सुन ली है। वो अंदर आती है और काव्या के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, भाभी बस बहुत हुआ। आप कब तक इस ढोंगी बाबा के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी? मुझे तो भाई के इस बर्ताव पर शुरू से शक है। नहीं रीना, ऐसा मत कहो। वो बस थोड़े अलग है। उनका मन ईश्वर में लगा है। ये तो अच्छी बात है ना? ईश्वर में लगा है या किसी अप्सरा में, ये तो वक्त बताएगा भाभी। जो इंसान घर में इतना ज्यादा सीधा बने ना, समझ लेना कि बाहर वो उतना ही टेढ़ा है। भाई का फोन हमेशा लॉक रहता है। वो कभी किसी को हाथ लगाने नहीं देते। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? वो कहते हैं कि फोन में धार्मिक प्रवचन है, कोई गलती से कुछ और न चला दे। ओहो भाभी, आप ना सच में बहुत भोली हो, जो भैया की मीठी मीठी बातों में आ जाती हो। आकाश घर से अपनी पुरानी बाइक पर निकलता है। पीठ पर एक पिट्ठू बैग है जिसमें शायद पूजा की सामग्री है, ऐसा घर वालों को लगता है। लेकिन जैसे ही वो घर की सीमा लांघकर 2 गली पार करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम से बदल जाती है और वो मन ही मन कहता है, बस बुढ़ी माँ और इस अनपढ़ बीवी को उल्लू बनाना कितना आसान है ना। ब्रह्मचर्य का नाम लो और सारे गुनाह माफ। कुछ देर बाद आकाश एक आलीशान जिम और कैफे के सामने रुकता है। वो कैफे के वॉशरूम में जाता है। 10 मिनट बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसे पहचानना मुश्किल है। तिलक गायब है, बाल जेल से सेट हैं। उसने सफेद कुर्ता उतारकर एक ब्रांडेड फिटिंग शर्ट पहनी है जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हैं। हाय डार्लिंग, आज तो बड़े कातिल लग रहे हो। घर पर स्वामी जी का रोल खत्म हुआ या अभी भी तिलक लगा रखा था? अरे श्वेता, वो नाटक तो बस प्रॉपर्टी के लिए है। असली सुकून तो तुम्हारे पास आकर मिलता है। आज रात का क्या सीन है? हाँ, घर पर तो मैंने कह दिया है कि आज पूरी रात भक्ति जागरण में रहूंगा। आज शहर के सबसे बड़े क्लब द वेलवेट में चलते हैं। वहाँ की वाइन तुम्हें बहुत पसंद आएगी। डन, चलो आज रात ब्रह्मचर्य को पूरी तरह से भूल जाते हैं। इधर काव्या और रीना घर की सफाई कर रही है। निर्मला सो रही है। सफाई करते वक्त काव्या को आकाश के उस पुराने बैग में एक छोटी सी चेन मिलती है और साथ में एक मुड़ी तुड़ी रसीद। रीना, ये देखो, ये तो लेडीज पेंडेंट है ना? और ये कागज क्या है? अरे ये तो ब्लू मून पब का बिल है ना भाभी? 45 रुपए की शराब और चिकन। और तारीख देखिए, कल रात की। कल रात तो भाई गौशाला में सेवा कर रहे थे ना? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तो लहसुन प्याज तक नहीं खाते। ये बिल शायद किसी और का होगा। और ये लाल रंग का निशान क्या है? ये गुलाल नहीं है भाभी, ये लिपस्टिक है। भाई हमें धोखा दे रहे हैं। वो ब्रह्मचारी नहीं, वो एक नंबर के धोखेबाज लग रहे हैं।
अगर ये सच है रीना, तो आज रात ये घर शमशान बनेगा या मंदिर, ये मैं तय करूंगी। मुझे अब सब सच जानना है। तो तैयार हो जाइए भाभी, आज रात हम जागरण देखने चलेंगे, पर मंदिर में नहीं, उस पब में जहाँ भाई अपनी रासलीला रचा रहे हैं। अब से काव्या और रीना आकाश की हर एक्टिविटी पर नजर रखने लगी थी। भाभी, भाई तैयार हो रहे हैं। आज फिर वही गौ सेवा और जागरण का बहाना है, लेकिन मैंने उनके बैग में एक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट छिपाई हुई देखी है। रीना, आज तक मैंने इस आदमी को भगवान माना। इसके कहने पर मैं जमीन पर सोई, सादा खाना खाया, अपनी पढ़ाई लिखाई सब भुला दी। लेकिन अगर आज ये शख्स सही निकला तो मैं इसे वो सजा दूंगी कि इसके साथ पीढ़ियां दिखावा करना भूल जाएंगी। काव्या, मेरा झोला लाओ, आज पूरी रात मंदिर में कीर्तन है। और सुनो, रात को कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके सो जाना। ध्यान रहे फिर से कोई बाहरी विचार मन में ना आए। जी, मैं आपकी हर बात में सहमत हूँ। आकाश तिरस्कार भरी नजरों से काव्या को देखता और घर से निकल जाता है। निर्मला उसे जाते देखकर हाथ जोड़ लेती है। मेरा बेटा साक्षात शिव का अंश है। हे भोलेनाथ, मेरे बेटे पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। इधर काव्या और रीना जल्दबाजी में एक टैक्सी लेकर आकाश की बाइक का पीछा करती हैं। शहर के बाहरी इलाके की सुनसान अंधेरी गली में आकाश रुकता है और एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग के पीछे गायब हो जाता है। करीब 15 मिनट बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसे देखते ही रीना के मुंह से जोरदार चीख निकल पड़ती है। भाभी, वो देखिए, भाई ने अपनी धोती उतार दी। वो तो अब किसी मॉडल की तरह लग रहे हैं, और उसने अपना माथे का तिलक भी पोंछ दिया है। रीना, आकाश अब एक स्वामी नहीं बल्कि एक मॉडल लग रहा है। वो अपनी कार में तेज म्यूजिक चलाता है और शहर के सबसे महंगे और बदनाम नाइट क्लब द रेड वेलवेट की ओर बढ़ जाता है। क्लब के अंदर का माहौल देखकर काव्या का सिर चकराने लगता है। हर तरफ शराब, धुआं और कान फोड़ देने वाला संगीत। वीआईपी टेबल पर आकाश बैठा है। उसके एक हाथ में शराब का गिलास है और दूसरा हाथ श्वेता की कमर पर। क्यों आकाश, आज फिर महारानी को मंदिर का बहाना मार कर आए हो क्या? अरे यार, उस औरत का नाम ही मत लो। वो तो एक जिंदा लाश है। उसे बोल दिया है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और वो पगली मान भी गई। अब वो घर के कोने में बैठकर माला जपती रहती है और मैं यहाँ तुम्हारे साथ जन्नत के मजे लेता हूँ। बेचारी, उसे पता भी है कि उसका पति शहर का सबसे बड़ा सट्टेबाज और अय्याश है। उसे कभी पता नहीं चलेगा डार्लिंग। वो तो इतनी भोली है कि मैं जहर को चरणामृत बोलकर पिला दूं तो वो पी जाएगी। मेरा तो प्लान है कि जैसी पिताजी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी, मैं उसे किसी आश्रम में छोड़ाऊंगा। काव्या जो एक खंबे के पीछे छिपी ये सब सुन रही थी, उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन तभी रीना उसका हाथ थाम लेती है। भाभी, कमजोर मत पड़िए। ये मौका रोने का नहीं, शिकार करने का है। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। आकाश श्वेता के साथ डांस फ्लोर पर आता है। वो झूम रहा है, पूरी तरह नशे में धुत। तभी लाइट कट जाती है और एक स्पॉटलाइट सीधे आकाश के चेहरे पर पड़ती है। सामने काव्या खड़ी है। अरे ये क्या मजाक है भाई? लाइट किसने बंद की है रे? मजाक तो तुमने किया है आकाश। 2 साल से मेरे आत्मसम्मान के साथ, मेरे विश्वास के साथ। काव्या, तो तुम यहाँ? ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। मैं तो यहाँ एक अपराधी का पीछा करते हुए आया था। मैं तो भेष बदल कर उसे पकड़ रहा था। अब बस करो आकाश, ये अपराधी कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। जिस हाथ से तुम सुबह सूर्य को जल देते हो, उसी हाथ में अभी शराब का गिलास था। जिस जुबान से तुम मंत्र पढ़ते हो, उसी से अभी अपनी पत्नी को जिंदा लाश कह रहे थे। हे, तुम कौन होती हो आकाश पर हाथ उठाने वाली? ये इसकी बीवी है और मैं इसकी बहन। और तू तो इस नाटक का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली विलन तो ये स्वामी जी हैं। आकाश को घसीटते हुए घर लाया जाता है। निर्मला और सुरेश जी जाग रहे हैं। आकाश अभी भी नशे में लड़खड़ा रहा है। क्या हुआ बहू? मेरे बेटे को क्या हुआ? अरे कोई वैद्य को बुलाओ। देखिए माँ जी, अपने ब्रह्मचारी बेटे का असली रूप। टीवी पर वीडियो चलता है। आकाश का नाचना, शराब पीना और माँ बाप को बेवकूफ बनाने वाली बातें सुनकर निर्मला के हाथ से पानी का गिलास गिरकर चकनाचूर हो जाता है। अरे नीच इंसान, तूने हमारे बुढ़ापे और खानदान की इज्जत को नीलाम कर दिया। अरे तू तो कहता था कि तूने मोह माया त्याग दी है। हाँ, त्याग दी है। अरे थक गया था मैं तुम्हारे इस पुराने ढर्रे के जीवन से। मुझे पैसे चाहिए थे, ऐश चाहिए थी। और काव्या, अरे ये तो बस एक जरिया थी प्रॉपर्टी अपने नाम करने का।
यही तो तुम्हारी गलतफहमी है आकाश। तुमने वसीयत के कागज शायद ठीक से नहीं पढ़े। ससुर जी ने प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम तो की थी, लेकिन एक क्लॉज के साथ। आकाश घर के बीचों बीच खड़ा ठाके मार रहा था। उसे अपनी चालाकी पर नाज था। उसे लगा कि पोल खुल भी गई तो क्या, घर और जायदाद तो उसी की है। लेकिन काव्या के हाथ में मौजूद उन कागजों ने माहौल की हवा बदल दी। क्या देख रही हो काव्या? हाँ, इन कागजों से कुछ नहीं होगा। पिताजी ने ये घर मेरे नाम किया है। मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम सबको धक्के मारकर बाहर निकाल सकता हूँ। आकाश, काश तुमने मंदिर की पोथियां पढ़ने की बजाय वकील के दिए हुए कागज पढ़ लिए होते। पापा जी ने इस घर की वसीयत में साफ लिखा है, यदि आकाश का चरित्र या आचरण संदिग्ध पाया जाता है या अपनी पत्नी के प्रति क्रूरता और विश्वासघात का दोषी सिद्ध होता है, तो उसी क्षण इस संपत्ति का पूर्ण मालिकाना हक उसकी पत्नी यानी काव्या को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। क्या ये झूठ है? पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। मैंने ऐसा किया है आकाश। मुझे शुरू से तेरे इस अति संस्कारी रूप पर शक था। आज के जमाने में कोई इंसान भला इतना सीधा कैसे हो सकता है? मैंने ये क्लॉज जानबूझकर डाला था ताकि काव्या का भविष्य सुरक्षित रहे, और आज तूने ये खुद साबित कर दिया कि तू इस घर के लायक सच में नहीं है। ये सुनते ही आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया। जो अहंकार अभी 7वें आसमान पर था वो मिट्टी में मिल चुका था। उसने झपट्टा मारकर काव्या के हाथ से कागज छीनने की कोशिश की, पर रीना ने बीच में आकर उसे धक्का दे दिया। अब बस कर भाई, आपकी स्वामी जी वाली एक्टिंग का पर्दा गिर चुका है। अब आप यहाँ एक मालिक नहीं बल्कि एक मुजरिम की तरह खड़े हैं। माँ, तू तो कुछ बोल। ये सब मिलकर मुझे मेरे ही घर से बेदखल कर रहे हैं। मैं तो तेरा बेटा हूँ माँ। क्या तू भी इस पराई औरत का साथ देगी? आज पहली बार मुझे शर्म आ रही है कि तू मेरी कोख से जन्मा है। तूने धर्म का चोला पहनकर जो अधर्म किया है उसकी सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। काव्या पराई नहीं है, अब तू हमारे लिए पराया हो गया है। आकाश, तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। तुम्हारी जगह अब इस घर में नहीं बल्कि उस अंधकार में है जहाँ तुम अपनी रोज रातें गुजारते हो। अब आकाश के पास न घर था न कोई सहारा। वो सड़क किनारे खड़ा असमंजस में था कि क्या करे। तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता का ख्याल आया। उसने मोबाइल निकाला और उसे कॉल लगा दी। शायद वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। श्वेता, उस औरत ने मुझे घर से निकाल दिया। उसने मुझे कंगाल कर दिया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद आकाश? मुझे तो पता चला है कि अब तुम बेघर हो चुके हो। और सुनो, ऑफिस में भी तुम्हारी शिकायत पहुंच चुकी है कि तुमने कंपनी के फंड्स में हेरा फेरी की है। अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। श्वेता, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। जो तुमने किया वो अपनी अय्याशी के लिए किया। अब जाओ और फिर से धोती पहनकर भीख मांगो। गुड बाय। फोन कट जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक शैतानी विचार आता है। वो अपने एक पुराने वकील दोस्त खन्ना को फोन लगाता है और उसको अपनी सारी बात बताता है। देखो आकाश, अब मामला पूरी तरह से फंस चुका है। वसीयत का वो क्लॉज बहुत मजबूत है। उसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? कोई भी रास्ता बताओ। मैं अब उस काव्या को बर्बाद करना चाहता हूँ। अगर हम साबित कर दें कि काव्या की दिमागी हालत ठीक नहीं है, अगर वो पागल करार दे दी जाए, तो उसकी गवाही और वसीयत का वो क्लॉज दोनों कोर्ट में खारिज हो जाएंगे। तुम्हें बस कुछ ऐसा करना है जिससे वो दुनिया के सामने पागलों जैसी हरकतें करे। हाँ, समझ गया। मतलब उसे मानसिक रूप से तोड़ना होगा। अब आकाश अपनी चाल में कामयाब होने के लिए वो एक बार फिर से वही ब्रह्मचारी का रूप लेकर आंख में आंसू लेकर वापस घर आता है। काव्या, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझ पर किसी ने जादू टोना कर दिया था। अब मैं घर नहीं मांग रहा, बस एक मौका मांग रहा हूँ ताकि मैं अपनी शुद्धि कर सकूं। मैं घर के बाहर वाले छोटे स्टोर रूम में रह लूंगा, पर मुझे अपनों से दूर मत करो। बहू, क्या करे, आखिर है तो अपना ही खून। ठीक है आकाश, तुम इस स्टोर रूम में रह सकते हो, लेकिन घर के अंदर कदम नहीं रखोगे। तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर रहेगी। आकाश सिर झुकाकर स्टोर रूम की ओर चला जाता है। जैसे ही उसकी पीठ काव्या की तरफ होती है, उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान तैर जाती है। वो अपनी जेब में रखी एक छोटी सी शीशी को सहलाता है जिसमें मति भ्रम पैदा करने वाली दवा थी। आकाश स्टोर रूम में ऐसे रह रहा था जैसे कोई अपराधी अपनी सजा काट रहा हो। वो दिन भर माला जपता और सादा भोजन करता। घर वालों को लगने लगा था कि शायद धक्के ने उसे वाकई इंसान बना दिया है, पर हकीकत कुछ और ही थी। काव्या, तुझे क्या लगा? तू जीत गई। तूने मुझे घर से बाहर निकाला। अब मैं तुझे तेरी अपनी ही नजरों में पागल बनाऊंगा। जब तू खुद पर भरोसा करना छोड़ देगी, तब मेरा राज फिर से शुरू होगा। आकाश ने चुपके से रसोई के वाटर प्यूरिफायर में वो मति भ्रम यानी हेलुसिनेशन पैदा करने वाली दवा की कुछ बूंदें मिला दी। ये दवा धीरे धीरे असर करती थी। इंसान को वो चीजें दिखने लगती थी जो वहां है ही नहीं। एक दिन बाद काव्या गहरी नींद में थी। अचानक उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी है। कौन है वहाँ? रीना? माँ जी?
परछाई गायब हो गई। काव्या ने लाइट जलाई, वहां कोई नहीं था। उसने पानी पिया और सोने की कोशिश की। तभी उसे खिड़की के शीशे पर उंगलियां रगड़ने की आवाज आई। किर्र किर्र। आकाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भागकर बरामदे में गई तो देखा आकाश स्टोर रूम के बाहर शांति से ध्यान मुद्रा में बैठा है। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अपनी जगह से हिला भी है। क्या हुआ काव्या, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं तो यहाँ प्रभु का नाम ले रहा हूँ। क्या तुम्हें फिर से कोई भ्रम हुआ है? पिछले 3 दिनों से काव्या की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे दिन में भी डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो कभी चिल्लाने लगती, कभी बर्तन पटक देती। निर्मला और सुरेश जी काव्या की हरकतों से परेशान थे। बहू, तुझे क्या हो गया है? तू कल रात को हवा से बातें कर रही थी और कह रही थी कि यहाँ आग लगी है, जबकि सब ठीक था। माँ जी, मुझे सच में वो सब दिख रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है कि कोई कह रहा है, काव्या अब तू मरेगी। माँ, मुझे लगता है काव्या पर काम का और तनाव का बुरा असर हुआ है। ये देखिए, मैं डॉक्टर मल्होत्रा को लाया हूँ। ये शहर के बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं। ये आकाश का ही खरीदा हुआ डॉक्टर था। उसने काव्या की पल्स जांची और कुछ सवाल पूछे। काव्या डर के मारे अजीब जवाब दे रही थी। मिस्टर आकाश, इनकी स्थिति गंभीर है। इन्हें पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया के लक्षण हैं। ये खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर ये जल्द ठीक नहीं हुई तो इन्हें जल्द ही पागल खाना भेजना पड़ेगा। रीना को दाल में कुछ काला लग रहा था। उसे यकीन नहीं था कि जो काव्या गोल्ड मेडलिस्ट है और इतनी बहादुर है, वो अचानक पागल कैसे हो सकती है। वो चुपके से स्टोर रूम की खिड़की के पास गई और आकाश को फोन पर बात करते हुए सुन लिया। हाँ वकील साहब, काम तो हो गया। डॉक्टर ने भी रिपोर्ट बना दी है। बस 2 दिन और, फिर मैं काव्या को पागल खाने भेजूंगा और वसीयत के कागज कोर्ट में चुनौती दूंगा। उस प्यूरीफायर की दवा अपना कमाल दिखा रही है। ये सुनकर रीना के होश उड़ गई। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और आकाश की बातों को रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन वो जानती थी कि सिर्फ रिकॉर्डिंग काफी नहीं है। उसे आकाश को रंगे हाथों पकड़ना होगा। आकाश चुपके से रसोई में जाता है और फिर से वो नशीली दवा की अगली डोज मिलाने ही वाला होता है कि तभी अचानक किचन की सारी लाइट्स जल जाती हैं। सामने काव्या, रीना, निर्मला और सुरेश जी खड़े थे। क्या हुआ स्वामी जी? आज शरणामृत में कुछ ज्यादा ही जहर मिलाने का इरादा है क्या? काव्या, तुम तो पागल हो। मेरा मतलब है, तुम सो रही थी ना? भाई, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, पर कल रात जब आप प्यूरीफायर में दवा डाल रहे थे, मैंने वो दवा बदल दी थी। पिछले 24 घंटे से भाभी वो दवा नहीं बल्कि सादा पानी पी रही है। आपका नाटक पकड़ा गया। नीच, अपनी पत्नी को पागल बनाकर संपत्ति हड़पना चाहता था। अरे तू तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आकाश, तुमने मुझे पागल साबित करने के लिए डॉक्टर बुलाया था ना? अब वही डॉक्टर पुलिस के साथ बाहर खड़ा है। लेकिन इस बार रिपोर्ट तुम्हारी बनेगी, एक ऐसे अपराधी की जो अपने ही परिवार का कत्ल करने पर तुला हुआ था। पुलिस आती है और आकाश को ले जाने लगती है। लेकिन आकाश अचानक पलटता है और काव्या की ओर नफरत से देखता है। तुम मुझे जेल भेज दोगी? हाँ, पर याद रखना काव्या, जेल से छूटने के बाद मैं फिर आऊंगा। जेल से तुम तब छूटोगे आकाश, जब तुम वहाँ जिंदा बचोगे। तुम्हारे फ्रॉड और धोखाधड़ी के सबूत मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड श्वेता के लैपटॉप से पहले ही निकलवा लिए हैं। अब तुम पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। कल तक जो आकाश मखमली गद्दों और क्लबों की लाइटों में झूमता था, आज वो सलाखों के पीछे एक फटी हुई दरी पर बैठा था। उसके सफेद कपड़े मैले हो चुके थे और आंखों की चमक गायब थी। सामने टेबल पर काव्या और उसके वकील बैठे थे। काव्या, मुझे बचा लो। अरे मैं मर जाऊंगा यार। मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, बस ये केस वापस ले लो। आकाश, तुम क्या नाम करोगे? वो संपत्ति तो पहले से ही मेरी है। यहाँ मैं तुम्हें बचाने नहीं बल्कि तुम्हारी कब्र खोदने आई हूँ। ये देखो, ये है वो सबूत जो श्वेता ने मुझे दिए हैं। तुम्हारे मनी लॉन्ड्रिंग और कंपनी के फंड्स चोरी करने के कागजात। श्वेता, उसने मुझे धोखा दिया। धोखा नहीं आकाश, उसने बिजनेस किया है तुम्हारे साथ। उसे भी अपनी जान प्यारी थी। उसने सरकारी गवाह बनने का फैसला किया है ताकि वो बच सके और तुम जेल जाकर सड़ो।